हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। दोस्तों, आज से ज्योग्राफी एनसीईआरटी शुरू होने जा रहा है। ज्योग्राफी एनसीईआरटी में हम लोग एक नए तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को लेकर मैं चलूँगा। जो महत्वपूर्ण बुक है, सभी बुक को नहीं लेकिन महत्वपूर्ण बुक को, जैसे कक्षा 6 के बारे में चर्चा कर लिया जाए तो न्यू एनसीईआरटी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बहुत अच्छा कंटेंट है, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में बहुत अच्छा कंटेंट है। और जब भी मैं बोलता हूँ पढ़ने के लिए ज्योग्राफी का बुक, तो वो क्लास 6 का न्यू और ओल्ड दोनों बोलता हूँ। इसी तरह क्लास 11th और क्लास 12 का जैसे एनसीईआरटी में पढ़ने बोलता हूँ भूगोल का, उसी तरह कक्षा 6 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग बारी बारी से दोनों एडिशन को देखेंगे, न्यू को भी और ओल्ड को भी। ये उन छात्रों के लिए है और उन लोगों के लिए भी है जो सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं या फिर कक्षा 6 में पढ़ते हैं। हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे ज्योग्राफी को कि एक ही बार में पूरा कंठाग्र हो जाए, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और समस्या का समाधान यहीं पर हो जाए। खेल खेल में हम लोग ना सिर्फ ज्योग्राफी को सीख लें बल्कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा लें। कक्षा 6 में हैं आप, तो आपके लिए तो अच्छी बात है कि एक ही बार में आपको सारे एनसीईआरटी के बुक धीरे धीरे पढ़ने को मिल रहे हैं ऑनलाइन ही, खास करके हिंदी माध्यम में बहुत ही कम बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले मैं बता दूं, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी मेरा नया वीडियो आता है तो इसकी सूचना आपको जल्द से जल्द मिल सके। जैसा कि आप विषय सूची देख रहे हैं, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियां, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, हमारा देश भारत, भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ये 8 यूनिट हमको पढ़ने हैं। डे बाय डे हम लोग पर यूनिट को समाप्त करेंगे। इसको समाप्त होते ही ओल्ड एनसीईआरटी पर भी मैं आऊँगा। पहला जो यूनिट है उस पर चलते हैं। अब देखिए, आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं और उद्देशिका न दिया हो, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व न दिया हो तो फिर वो अधूरा रह जाता है। तो इन सब को आप पढ़ते रहिए। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये जाके आपको बाद में भी काम देगा, हर जगह ये काम देगा। उद्देशिका हो, मौलिक अधिकार हो, मौलिक कर्तव्य हो या फिर नीति निर्देशक तत्व हो, तो इन सबको देख लीजिएगा। इस समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं अगला जो वीडियो बनाऊँगा उसमें इसको समझा दूँगा। ऐसे ये सारे मूल कर्तव्य याद करने वाले हैं। 11 मूल कर्तव्य हमारे। आते हैं पहले यूनिट पे, सौरमंडल में पृथ्वी। अब सौरमंडल में पृथ्वी की चर्चा करें उसके पहले आप ये फिगर देख रहे होंगे। फिगर देखते ही आपको क्या लग रहा है कि अच्छा, सूर्य के इर्द गिर्द जितने भी ग्रह हैं उसके बारे में चर्चा किया होगा, लेकिन सौरमंडल इससे बड़ा है, इससे बड़ी बात करता है। क्या कहता है इस यूनिट में, बारी बारी से देखेंगे। कहा जा रहा है सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। अब आप आकाश को, बचपन में हम लोग जब छत पर सोते थे, अभी भी आप सोते होंगे, शायद नहीं सोते होंगे तो रात में आप देखिएगा, अपने सिर को जब ऊपर उठाइएगा तो आपको आसमान में कई सारे तारे दिखाई देंगे, कई सारे अन्य बातें आपको दिखाई देगी। लेकिन दिन में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, जरा आपने सोचा है इसको? नहीं सोचा है तो सोचना शुरू कर दीजिए। कहा जा रहा है इसमें कि आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में उसकी संख्या बढ़ती जाती है और यह गणना मुश्किल हो जाता है कि वह कितनी संख्या में है। कहा जा रहा है इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देखते होंगे, जिसको हम लोग चंदा मामा कहते हैं। यह अलग अलग समय में अलग अलग आकार का दिखाई देता है। अगर आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं तो यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। अब देखिए, चंद्रमा ऐसे आपको दिखते होंगे, फिर ऐसे दिखते होंगे, फिर ऐसे दिखते होंगे। जब होते होते जाता है तो ये गोलाकार हो जाते हैं। जब गोलाकार हो जाता है यानी पूरा चंद्रमा हो जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, तो पूर्णिमा बोला जाता है। ठीक है। कहा जा रहा है 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। तो अमावस्या और पूर्णिमा 2 बिंदु हैं। ठीक है। तो पूर्णिमा में क्या होगा, तो पूरा चांद दिखेगा। इसी क्रम में आगे बोला जा रहा है। और अमावस्या क्या होगा, जब नए चंद्रमा की रात्रि होती है तो उसको अमावस्या कहता है। उस दिन पूरा चांद नहीं दिखता है। कहा जाता है कि आपको इस बात से आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय में चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, जबकि रात में देख पाते हैं। अब जरा सोचिए, ऐसा क्यों होता है?
कि हम दिन में नहीं देख पाते हैं, रात में देख पाते हैं। अपने दिमाग पर जोर जरूर डालिएगा। ऐसे आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आप लोग को पता होगा सारी बातें, तब भी पढ़ाना मेरा काम है। सूर्य, चंद्रमा तथा वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, ना सिर्फ 6th लेवल पर बल्कि सिविल सर्विसेज में, चाहे आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीसीएस का तैयारी कर रहे हो, खगोलीय पिंड क्या है? तो खगोलीय पिंड क्या है? तो सूर्य, चंद्रमा और वो सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सिंपल सी बात है। कहा जा रहा है कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे तारा कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है तारा क्या है? तो तारा क्या है? तो ऐसे खगोलीय पिंड जिसमें गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश दोनों होता है, उसको तारा कहा जाता है। और सूर्य भी आपको पता ही है एक तारा है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन जो यहाँ आप देख रहे होंगे, ये जो लड़की सामने देखने में लगी हुई है, इससे एक क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, यानी आईएएस एग्जाम में आ चुका है कि ध्रुव तारा के परिप्रेक्ष्य में क्या आया है, उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन आप इसको देखिए, ये कहाँ देख रही है? पहले तो आप इसको देखने की दिशा को देखिए। ये उत्तर दिशा में देख रही है, ये पश्चिम की तरफ से इधर से है। अब यहाँ देखिए ये संकेतक तारे हैं, यहाँ आपको ध्रुव तारा है, मतलब ध्रुव तारा किधर है? तो उत्तर दिशा में है। यानी उत्तर दिशा का ज्ञान कौन सा तारा देता है? तो ध्रुव तारा देता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है रात्रि में आसमान की ओर देखने के समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। अब तारे, अब इसको सप्तऋषि बोला जाता है। संकेतक तारे जो है उनको सप्तऋषि बोला जाता है। तो हम लोग नाम रखते हैं, 7 तारे का समूह है, 3 तारे का समूह है, इसी के आधार पर नाम रखा जाता है। तो कहा जा रहा है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देखते हैं और ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो नक्षत्र मंडल क्या है? तो विभिन्न आकृतियों में जो तारों का समूह रहता है उसी को नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसी क्रम में एक और आया अर्सा मेजर या बिग बियर कहा जाता है। इसी प्रकार अर्सा मेजर और बिग बियर का एक नक्षत्र मंडल है। तो अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है? तो नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल क्या देखा हमने? तो विभिन्न तारों का समूह है जो विविध प्रकार की आकृतियां बनाती हैं, उसी को नक्षत्र मंडल कहता है। और ये अर्सा मेजर और बिग बियर नक्षत्र मंडल हैं। कहा जा रहा है स्मॉल बियर या सप्त ऋषि, जिसको ऋषि संत या सप्त सात बोला जाता है, ये 7 तारों का समूह है जो एक बड़े नक्षत्र मंडल यानी अर्सा मेजर का ही भाग है। मतलब ये अलग नहीं है, इसी में से एक है, जिसको हम लोग क्या बोले? नक्षत्र मंडल बोले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे कि किधर जाना है। अब देखिए उस समय तो ऐसा था नहीं, कोई यंत्र था। उस समय लोग आसमान पर ही यकीन करते थे और आसमान में एक तारा होता था जो उत्तर की तरफ चमकता था, उसी को ध्रुव तारा कहा जाता है। और उसी के आधार पर अपना दिशा का कि उत्तर उधर है तो दक्षिण किधर होगा, पूर्व किधर होगा, पश्चिम किधर होगा, इसका ज्ञान वो लगाते थे। तो ये एक अच्छा मेथड है जो आप प्रकृति से सीख सकते हैं। कहा जा रहा है कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, और जिसमें प्रकाश और ऊष्मा ना हो उसको क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। फिर से याद रख लीजिए, वो कुछ खगोलीय पिंड जिनमें प्रकाश और ऊष्मा दोनों नहीं होता है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड को क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी मगर मोटी बातें वाली बात है, इसको जरूर देख लीजिए। कहा जा रहा बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटी छोटी पिंडों से बनी पट्टियों में हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो छल्ले मतलब क्या हुआ? तो ये मान लीजिए बृहस्पति है या शनि है या यूरेनस है, इनके आसपास एक छल्ला है या इनको घेरे हुए एक छल्ला है। तो इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है। कहा जा रहा है आगे कुछ खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होता है और वो दूसरे तारों से प्रकाश ग्रहण करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ऐसा मैंने पहले बता दिया। कहा जा रहा है पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह है ग्रह, मतलब कि पृथ्वी के पास ना अपना ऊष्मा है ना अपना प्रकाश है और यह दूसरे तारों की सहायता से रोशन होता है।
इसी क्रम में कहा जा रहा है आगे कि यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। तो आप यहाँ से चंद्रमा को देख रहे हैं तो चंद्रमा चमकता हुआ लग रहा है, चंद्रमा से पृथ्वी को देखिएगा तो पृथ्वी चमकता हुआ लगेगा, और वो भी दिन में ही। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा रोचक है, आप इसको देखिए। अब इसको देख रहे होंगे, ये है शुक्र। अब देखिए ये सूर्य है, पहले इस बात को समझिए, एक मिनट पहले इस बात को समझिए, ये सूर्य है। अब सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का नाम दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध, जिसको मरकरी बोला जाता है। इसी तरह सूर्य से फिर शुक्र है, फिर तीसरे नंबर पर पृथ्वी का स्थान आता है, फिर मंगल का स्थान आता है। ये क्रम बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट। यहाँ आप देख रहे होंगे ये है बुध पहले नंबर पर, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में 88 दिन लगाता है, इसको आप देख लीजिएगा। शुक्र अपने सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में 255 दिन लगाता है। पृथ्वी की बात पता ही आपको 365 दिन लगाता है। इसी क्रम में परिक्रमण की बात हो रही है, अपने अक्ष पर घूर्णन में बुध कितना लगाता है? 59 डेज लगाता है। उसी तरह सूर्य अपने अक्ष पर जो अपने धुरी पर घूमता है उसमें कितना दिन लगता है? 243 दिन। और पृथ्वी को कितना लगता है? तो अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 1 दिन लगता है, और चंद्रमा की संख्या भी 1 ही है। मंगल के बारे में, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में मंगल को कितना लगता है? तो 687 दिन लगता है। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 1 दिन लगता है। चंद्रमा की संख्या कितना है मंगल का? तो 2 है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, इसमें ये भी बात नोटिस कीजिएगा कि चंद्रमा की संख्या किसकी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और कौन सा ग्रह कितना समय लगाता है सूर्य की परिक्रमा करने में। एक सूर्य की परिक्रमा करना यानी सूर्य के चारों ओर घूमना, ये अलग हो गया, और अपने अक्ष पर यानी अपने धुरी पर चारों तरफ घूमना, ये अलग हो गया, ठीक है। कहा जा रहा है कि बृहस्पति सूर्य के चारों ओर परिक्रमण जो करता है 11 साल 11 महीने में करता है, और लगभग 12 साल लग ही जाता है। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में उसको 9 घंटे लगते हैं। अक्ष पर मतलब अब आप इस एक केंद्र बिंदु पर हैं, वहाँ पर अपने चारों तरफ घूम रहे हैं, इसी को अक्ष कहें, ठीक है। शनि के बारे में बोला जा रहा है, इसको परिक्रमा करने में सूर्य का 29 साल 5 महीने लगते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 10 घंटे 40 मिनट का लगते हैं। और चंद्रमा की संख्या शनि का कितना है? देख लीजिए फिर से, शनि के चंद्रमा की संख्या कितना है? तो 30 है। अब देखिए एनसीईआरटी में उल्टा करके बनाया हुआ है, इसलिए आपको देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। यूरेनस के बारे में दिया हुआ है, और फिर नेपच्यून के बारे में दिया हुआ है, यानी सबसे दूर का तारा कौन सा है? नेपच्यून है अभी के हिसाब से। और आपको पता ही होगा प्लूटो पहले भी एक तारा कहलाता, ग्रह कहलाता था, लेकिन अब उसको ग्रह की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। और ये देखिए ये छल्ले बने हुए हैं, जो ये आपको चारों तरफ गोलाकार दिख रहे हैं, ये पिंड के समान ये छल्ले कहलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है यहाँ, क्या आप जानते हैं? इस बात को नोटिस जरूर कीजिएगा, इसको छोड़ के कभी मत बढ़िएगा, क्योंकि इसमें ही छोटे छोटे मगर मोटी जो बातें होती हैं किसी भी एग्जाम के संदर्भ में आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सूर्य से संबंधित होता है। सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है, और सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें आप। ये आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है। शब्द की उत्पत्ति ज्योग्राफी के बारे में बोला गया है। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है जो 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे किससे मिलकर बना हुआ ज्योग्राफी? तो जियो मतलब जी मतलब का अर्थ होता है पृथ्वी, एवं ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, यानी पृथ्वी के बारे में लिखना ही ज्योग्राफी है। आगे कहा जा रहा है यहाँ पे कि जियोलॉजी यानी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री यानी जियोमेट्री मतलब पृथ्वी का मापन, और जियो ऑड यानी पृथ्वी के आकार के अनुरूप, यानी जियो को लगाकर हम लोग विभिन्न टर्मिनोलॉजी को बनाए हैं, विभिन्न शब्द को बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं। सौर, अब यहाँ से तथ्य आ गया, और ये तथ्य आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? तो सौर मंडल क्या है? पहली बात तो यही है। तो सौर मंडल क्या होगा? तो सूर्य, 8 जो ग्रह हमने देखे क्रम से, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। यानी सूर्य के जो चारों तरफ अवस्थित ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, ये सारे मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इससे हम सौर परिवार के नाम भी
से भी जानते हैं। और इसका मुखिया कौन होता है सौरमंडल का? तो जो सूर्य के केंद्र बिंदु में है तो सूर्य ही होंगे मुखिया। सूर्य क्या है? तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। यानी क्या करता है सूर्य? तो सभी को अपने पास जोड़े रखता है। अब मुखिया काम भी होता है यही, क्या करना? तो घर में आप देखिएगा, आपके अगर मम्मी या पापा या फिर दादा या दादी मुखिया होंगे तो घर को एक तरह से जोड़े रखते हैं, वो उसको छोड़ते नहीं हैं। कहा जा रहा है सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो सूर्य क्या है? सौरमंडल जो भी सूर्य के आसपास के ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इनके लिए प्रकाश या ऊष्मा का इंतजाम करता है, ऐसे समझ लीजिए, उनको देता है यह। कहा जा रहा है सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर अवस्थित है। ग्रह के बारे में जान लीजिए। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अब क्रम से देख लीजिए। अब देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये क्या है? सूर्य केंद्र में है, बाकी पहला बुध, फिर शुक्र, और फिर पृथ्वी, और फिर मंगल, ऐसे क्रम चलते चला जाता है। अभी हमने ऊपर फिगर के माध्यम से भी देखा। इसी को आप शॉर्ट में याद रखना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। माई मतलब मरकरी, वे मतलब बी मतलब वीनस, ई मतलब अर्थ। इसी क्रम में आपको इसको याद रखना है। अगर क्रम से सूर्य के दूरी के आधार पर अगर ग्रहों के बारे में जानना है तो ये अच्छा मेथड है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं और ये क्या कहलाते हैं? तो ये कक्षा कहलाते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो किसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, जैसा कि मैंने बोला, पहले 9 ग्रह कहलाते थे, अब 8 ही ग्रह रह गए हैं। अब बड़ी बात ये आती है कि क्यों हटाया गया ग्रह से प्लूटो को। अब इसके बारे में आपको जानकारी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ। कुछ मानक होता है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन द्वारा, जिसके आधार पर आपको ग्रह का दर्जा मिलता है, और किन किन मानकों को पूरा करने में प्लूटो असमर्थ था, ये थोड़ा सा बता दीजिएगा आप लोग। कहा जा रहा है कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। जैसे कुछ समय पहले कौन कौन सा कुछ खोजा गया? तो 2003 UB313 सीरस, ये सारे क्या कहलाते हैं? तो बौने ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी के बारे में भी जान लेते हैं। थोड़ा सा एक तथ्य हमने छोड़ दिया, ये खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। अब देखिए, आसमान का अध्ययन कौन करता है? तो खगोल शास्त्री करते हैं, सिंपल सी बात है। कहा जा रहा है आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। और एक बात और जानकर आपको आश्चर्य होगा, क्या? तो वो ये कि हमारे वैज्ञानिक जितना अंतरिक्ष के बारे में जानते हैं, आसमान के बारे में जानते हैं, उससे बहुत कम महासागरों के बारे में जानते हैं, क्योंकि रिसर्च ज़्यादा महासागरों पर अभी हुआ नहीं है। तो ये हुआ ना अनोखा बात। पृथ्वी के बारे में, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का क्रम कितना है? तो बुध, शुक्र और पृथ्वी, यानी तीसरे क्रम पर है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसका आकार कैसा है। क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? तो भू-आभ है। कहा जाता है पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी और वायु उपस्थित हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहलाता है। अब थोड़ा सा ये देख लीजिए, प्रकाश गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी एक प्रकाश वर्ष के संदर्भ में आप समझ लीजिए, एक प्रकाश वर्ष थोड़ा अलग टर्मिनोलॉजी हो गया, मैंने गलत तरीके से ले लिया, लेकिन एक प्रकाश वर्ष मतलब क्या होता है कि एक साल में आप जितनी दूरी तय करते हैं वो एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। लेकिन प्रकाश की गति कितना है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। एग्जैक्ट 8 मिनट नहीं है, 8 मिनट कुछ सेकंड है। अब देखिए, इसको लेकर पीसीएस स्तर पर कन्फ्यूजन बहुत होता है। यहाँ पर 8 मिनट दिया हुआ है, किसी अन्य एनसीईआरटी बुक में 8 मिनट कुछ सेकंड दिया हुआ है, लेकिन कितना सेकंड दिया हुआ है मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। ये फिर से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थोड़ा सा आप होमवर्क कीजिए, वीडियो देखते देखते थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स मत होने दीजिए, एक्टिव रखिए। तो आपको ये बताना है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ठीक है।
कुछ और रोचक तथ्य हैं, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। यानी 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा था। कहा जा रहा है, आगे पृथ्वी के बारे में देख रहे थे कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि 2/3 हिस्से पर पानी ही पानी है और पानी के कारण यह नीला दिखता है, तो नीला ग्रह भी कहा जाता है बाहर से। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 हिस्सा है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा बहुत नज़दीक है, इसलिए हमको यह बड़ा दिखता है, नहीं तो यह बड़ा एक्चुअल में है नहीं। अब यह देखिए, हम लोग उपग्रह भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं? अंतरिक्ष में भेजते हैं। उसी क्रम में यहाँ कुछ थोड़ा सा बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उपग्रह क्या है। तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर अपना चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी, हमने तो क्या देखा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सारे सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन उपग्रह क्या होते हैं कि ये मान लीजिए सूर्य था पहले, अब ये पृथ्वी हो गया, मतलब मानने में क्या जाता है, और इसके इर्द गिर्द चक्कर कौन लगाता है? उपग्रह लगाता है। मानव निर्मित भी उपग्रह हैं, आप देखते होंगे हमेशा सैटेलाइट से भेजा जाता रहा है अंतरिक्ष में। एक मानव निर्मित उपग्रह क्या है? तो एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है और पृथ्वी कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट आदि का नाम आता है। तो ये था छोटा छोटा उपग्रह के बारे में बातें। अब आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है पृथ्वी के क्रम में कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में लगाता है? 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने कक्षा में पर एक चक्कर भी पूरा करता है। यानी जितना वह पृथ्वी का परिक्रमण करने में समय लगाता है उतना में ही वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। कहा जाता है इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा दिखाई देता है, यानी एक ही भाग दिखाई देता है। यानी आप अगर देख रहे हैं, यहाँ पर हैं और आप चंद्रमा को देख रहे हैं, तो एक हिस्सा सामने वाला दिखेगा, पीछे वाला नहीं दिखेगा, और जिसको पीछे वाला दिखेगा सामने वाला नहीं दिखेगा। ये एक थोड़ा सा बात है। कहा जा रहा है चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के अनुकूल नहीं है। यहाँ ना तो पानी है और ना ही वायु है, इसके कारण यहाँ जाने में बहुत कठिनाई होता है। ऑक्सीजन लेके जाना, पानी लेके जाना, खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब खाना बनाइए कैसे जब दोनों चीज़ हैं ही नहीं? तो शुद्ध ग्रह के बारे में जान लेते हैं। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये छोटे छोटे जो पिंड होते हैं वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति, अब देखिए चौथे नंबर पर मंगल आता है, फिर बृहस्पति आता है। इन दोनों के बीच में जो अवस्थित है ये छोटे छोटे पिंड टाइप के, उसी को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। कहा जाता है कि ये बहुत पहले ग्रह के ही भाग थे लेकिन विस्फोट होकर टूट गए हैं और अंतरिक्ष में बिखर गए हैं। अब आता है कि उल्का पिंड क्या है। उल्का पिंड के बारे में जानिए कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। तो ये किसका चक्कर लगा रहा है उल्का पिंड? तो सूर्य का। और अगर पृथ्वी का कोई चक्कर लगा रहा है तो उपग्रह कहलाता है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। और आप देखते होंगे टूटता हुआ जो तारा बोलते हैं हम लोग, वो उल्का पिंड होता है एक तरह का। कहा जा रहा है चमकदार प्रकाश उत्पन्न करता है जब ये पृथ्वी की तरफ आता है, और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी के गिरता है जिससे गड्ढे बन जाते हैं, विध्वंस भी होता है। तो उल्का पिंड को लेकर ये छोटी छोटी बातें हैं। इसी क्रम में बोला जा रहा है फिर से आपके को सोचने के लिए, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? अब देखिए ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको रात में। आपने अवश्य देखा होगा, और नहीं देखा है तो आज रात में जाकर देख लीजिए। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का ही एक भाग है। कहा जा रहा है आगे कि भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी के रूप में किया गया था।
क्योंकि उस समय उतना ज़्यादा जानते नहीं थे वैज्ञानिक, जितना वैज्ञानिक क्या कह लीजिए, लोगों में से ही बीच में से कोई खगोल शास्त्री बन जाता था और उनमें अलग बात है कि विशिष्ट ज्ञान होता था, लेकिन उनके पास इक्विपमेंट नहीं था, संसाधन नहीं था जिससे वह यह पता कर पाएँ कि आखिर ये है क्या। तो कहा जा रहा है कि इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ही ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। मतलब कितने लाखों करोड़ों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड बनता है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ये आपकी सोच से, आपके समझ से सबसे परे है यह ब्रह्मांड। कहा जा रहा वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेने में जुटे हुए हैं। तो ये था चैप्टर। अब देखिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी केंद्र बिंदु में रखा गया है, फिर सौरमंडल, फिर आकाशगंगा और सबसे बड़ा क्या होता है, ब्रह्मांड होता है, वही यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अभी अभ्यास हैं, अब मुझे नहीं लगता है कि आपको ये बताने की ज़रूरत है, सब रट गया है, सब हो जाएगा, कोई भी नहीं छूटेगा। आप एक बार सॉल्व करके देखें, सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। बस यही आप एक्सपेक्ट है कि हम लोग खेल खेल में ही सारा एनसीईआरटी समाप्त कर लें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं।